सरकारी वेलफेयर स्टेट में एक आवश्यकता है वंचित वर्गों को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आना, केवल सामाजिक दृष्टि से नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों में इस देश में तथाकथित जनरल वर्ग के बच्चों के लिए भी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था किया। वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय देने के लिए अफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता है। ये सरकार देश में हो या उड़ीसा में हो, हमारे एक विचार होने का उसको हमने उड़ीसा में लागू किया, उसको समाज ने अच्छे से स्वीकार किया है। सर, अब एक बहुत अहम मुद्दे पर आपको लाना चाहती हूँ। ऐसा है कि इतिहास हमारा आईना होती है, और अगर इतिहास के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ की गई ना सर, तो आने वाली जनरेशन माफ़ नहीं करती है आपको। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस बार सूचित किया गया है हम लोगों को भी कि इस बार के सिलेबस से आप पूरी मुगल डायनेस्टी ही गायब कर दे रहे हैं स्कूल के सिलेबस से। सवाल ये है सर कि चलिए मान लीजिए आप लोग जो बार बार कहते हैं कि लेफ्ट लिबरल्स के हाथ में दे दिया था हिस्ट्री को लिखने के लिए नेहरू जी ने, और तो उसी लाइन पर हिस्ट्री लिखी गई जो हमारे खुद के राजा महाराजा थे उनके बारे में कोई चैप्टर नहीं, कोई उल्लेख नहीं। चलिए आप उनको ऐड करिए, बिल्कुल आप राणा प्रताप को ऐड करिए, शिवाजी को ऐड करिए, ये सब करिए, लेकिन मुगल भी तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। बुरे थे अच्छे थे, इट्स अ डिफरेंट मैटर, पर हिस्ट्री में क्यों छोड़ देते उसको? नहीं तो उसको हटा क्यों रहे हैं? हटाए तो नहीं, यही तो बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी मुगल डायनेस्टी गायब होने वाली है सोशल साइंस की किताबों से। तो आप मंत्री हैं, आप ही क्लैरिफाई कर दीजिए कि मुगल डायनेस्टी से इतनी नफरत को उनको पढ़ाएंगे भी नहीं। अरे जो हमारे यहाँ हुआ है, कम से कम बच्चों को सच्चाई तो बतानी चाहिए ना सर। आप ऐड करिए होलिस्टिकली, डिलीट क्यों कर रहे हैं? वही तो बता रहे हैं कि भाई काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के किसने फतवा दिया था। इस विषय को मैं उस विषय में इंटरप्रेट नहीं करना चाहता हूँ मेघा जी। आप जानते हो, क्या आप जानते हो आलूरी सीताराम राजू कौन थे? बाजी राउत कौन थे? उदंत साय कौन थे? नहीं, मेरे किताबों में नहीं फिर थी। इसी तो को ऐड तो, करिए। अरे इसी को तो ला रहे हैं। तो मुगल को हटा क्यों रहे हैं? अरे किसी को देखो, किसी चीजों को डिस्प्रोपोर्शनेट आप रखोगे, जो चीज नहीं था। हाँ। क्या आप बच्चों को एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओगे, 2000 पेज की पढ़ाई करवाओगे? देखो, इस देश में जानबूझकर भारत की गुमनाम शहीदों को, भारत की आजादी की लड़ाई में नेल्सन मंडेला को सब जानते हैं, लॉन्गेस्ट कारागार में वही रहे जी। इस भारत में एक सपूत उदंत साय अपने जिंदगी की 4 दशक मरते तक कारागार में रहा। इसके बारे में भारत के इतिहास में कहीं उल्लेख है क्या? 12 साल की एक लड़का बाजी राउत अंग्रेजों की गोली खाया, उसके बारे में इतिहास जानना नहीं चाहिए? बिल्कुल ऐसे जानना हर चाहिए। एक राज्यों में, हर एक राज्य में, क्या आपको मालूम है कश्मीर में सभ्यता की प्रमाण कब से मिल रही है? माँ सरस्वती की मंदिर हजारों साल पहले था। क्या कश्मीर के इतिहास को हम सिर्फ 200 साल में आंकेंगे, 300 साल में आंकेंगे? क्या हम 3000 साल से आंकेंगे? भारत की सभ्यता का आधार पे भारत की, आप जानते हैं 4th सेंचुरी में भारत की दक्षिण राज्य में तमिलनाडु में प्रजातंत्र के बारे में वर्णन है। क्या ये स्कूल के कैरिकुलम की हिस्सा नहीं होनी चाहिए? आज भारत के, हम किसी को छोटा नहीं कर रहे हैं, हम एक लंबी लकीर खींच रहे हैं। किसी को छोटा करने की, किसी को काटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। जब हमारी इतिहास इतने गौरवपूर्ण है, इतने परिपूर्ण है, हम एक लंबी लकीर खींच रहे हैं। लंबी लकीर खींचेंगे तो किसी को अपने को छोटा दिख रहा है तो हम क्या कर पाएंगे? मगर आप हटा रहे हैं कि नहीं, ये तो बता। हटा नहीं रहे, हम लंबी लकीर खींच रहे हैं। हम जो सारे चीज नहीं था उसको जोड़ रहे हैं। आपकी लंबी लकीर अब किताब में देखनी पड़ेगी ये कैंसी है। लेकिन आपने क्योंकि ये जवाब दिया तो मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है सर। आपके ऊपर विपक्ष ऑफ कोर्स आरोप लगा रहा है कि आप देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप छेड़छाड़ कर रहे हैं एनसीईआरटी की किताबों के साथ। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपकी ही पार्टी की एक नेता है जो अब एक पोस्ट पर बैठी, नाम नहीं लूंगी मैं, उन्होंने ये कहा, मैंने उनकी स्पीच सुनी, उन्होंने कहा हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार चुके थे, मगर हमने क्या किया, हमने मंत्री की मदद ली, हम वहां गए और जो शिलालेख वहां पर है हमने वो बदलवा दिया और ये बोला कि हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप जीत चुके हैं। आप इस तरीके से छेड़छाड़ करेंगे? अरे हार गए तो हार गए, बताइए हार गए। देखो मेघा जी, आप क्या कह रहे हो, उसका ना कोई सैर है ना कोई पैर है। उन्होंने अपने स्पीच में कहा है सर कि हमने शिलालेख ही बदल दिया। किसने क्या कहा? मैं इस प्रकार की कोई बेबुनियादी बातों का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं मानता हूं। आपने मूल बात कहा कि भाई
आप मूल चुनौती क्या है? मूल चुनौती क्या, देश में बच्चों को सही प्रोस्पेक्टिव देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं बहुत पुराना बात मत जाओ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस देश में एक परिवार और कुछ लोगों के मन में है कि इतिहास में उन्हीं की जागीर ही रहनी चाहिए, उनकी खानदान ही रहनी चाहिए, ये उनकी अधिकार है जी। क्या इस देश में आप वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल साहब की कंट्रीब्यूशन को अनदेखा कर सकते हो क्या? मैं एक लाइन पे पूछूं, बहुत पुरानी इतिहास नहीं, इसी सदी, पिछले सदी की इतिहास है जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन को हम छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे को एक लाइन बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धर्म पत्नी का नाम क्या है? हाँ, नहीं पता होगा क्योंकि बताओ। किताबों में नहीं था। अभी क्योंकि एक खानदान को नशा था कि हम रहनी चाहिए। अगर उसको हम लोग सुधार रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है, आप फिर हल्दी घाटी तक जा रहे हो, ऐसा नहीं है। चीजों को जो भारत सरकार की जो अधिकृत पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी बनाती है, उसमें क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, इसी को आप जोड़ दीजिए। आप इधर उधर कोई, देखो समाज में प्रजातंत्र है, कई लोग कुछ बोल देंगे, उनको बोल दीजिए। अधिकृत रूप में एनसीईआरटी क्या करे, उस पर ध्यान दीजिए। सर आपको भेजूंगी वो स्पीच में, मगर मैं आपको एनसीईआरटी की किताब भेजूंगा। ठीक है, ओके। आपसे आखिर दो सवाल, वैसे वो नाउ शी इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द गवर्नमेंट, तो मैं आपको भेजूंगी, यू शुड सी इट। आखिर के दो सवाल जल्दी जल्दी आपसे पूछना चाहती हूँ। सर पहले तो कास्ट सेंसस जो अब आप लोग ने अनाउंस कर दिया है, कास्ट सेंसस पहली बार डिजिटल तरीके से कितनी बड़ी अचीवमेंट आप अपनी सरकार की समझते हैं? देखिए, समाज की एक स्वभाव रहता है, समाज के एक चरित्र रहता है, समाज एक इवोल्यूशनरी एंटिटी है, बढ़ते रहता है, निरंतर बदलते रहता है, उसके एक मन है, उसके एक स्वभाव है। अभी समाज में लगा था कि भाई हमारी जो देश में ऐसे कास्ट सेंसस पहले भी हुई है, लास्ट टाइम 31 में ओबीसी की कैलकुलेशन हुई थी, लेकिन बाद में 51 के बाद भी एससी एसटी की कैलकुलेशन होते रहा है। इसलिए हमारी एनुमरेशन में ओबीसी कम्युनिटी की एनुमरेशन नहीं हुई थी। जो इस बार निर्णय किया गया है, सारे कास्ट की एनुमरेशन इस बार किया जाएगा। इसको समाज की स्थिति, समाज की विकास की आवश्यकता, समाज की मनस्थिति को नीति बनाने के लिए सुविधा होगी। सरकार, हम लोग सामाजिक न्याय की पक्षधर लोग हैं। हमारी सब समय मत रहा है कि इस विषय पे हमें धीरे धीरे समय के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। हमें लगा यही सही समय है। देश में जनगणना होने वाला है, देश में महिला आरक्षण लगने वाला है। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए, और डिलिमिटेशन का भी जो अवधि था वो भी 2026 तक का सामने आएगा। इसमें सारे को करने के लिए समाज की कितने समाज के लोग हैं उसको गिनती कर लेना एक उचित होगा। कास्ट सेंसस बहु समय से अपेक्षित था और हमारी प्रतिबद्धता था। हमने पहले भी कहा कि हम सही समय में उसको करेंगे, यही समय सही समय। राइट। सर ऐसा है कि आपने बहुत ही कम उम्र में यू वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेदारी दी गई थी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। आप उज्ज्वला, एज द उज्ज्वला मैन, मुझे लगता है आपकी इंट्रोडक्शन टू द कंट्री तो उज्ज्वला मैन की जैसे हुई। उसके बाद आपने अलग अलग बड़े बड़े 4 विभाग संभाले हैं, बहुत एक्सपीरियंस गैदर कर लिया है सर आपने। और आज हम ऐसे समय पे बात कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष अब क्लेम कर रही है अगले 10-15 दिन में चुन ही लेंगे। नाम आपका भी आगे चल रहा है सर, पूछना चाहूंगी कोई इंडिकेशन, कुछ बोला गया क्या आप बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं? मैं इंडिकेशन एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि हमारी पार्टी की इंटरनल मामले एबीपी की और मेघा जी जैसे हमारे मित्रों के प्लेटफॉर्म पे नहीं करते हैं। बट सर नाम तो आपका चल रहा, तो मैं तो पूछूंगी, नाम तो आपका बिल्कुल आगे चल रहा है प्रधान सर। आप 10 दिन बाद आप अध्यक्ष बन जाएंगे तब तो ये नहीं कहेंगे ना मुझसे? ये सारा विषय एबीवीपी के एजेंडा के विषय नहीं है ना। ठीक है, आप अपने एजेंडा पे रखिए। धन्यवाद, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आऊंगी इफ दैट हैपेंस सर। मगर आखिर सवाल आपका एक राजनीति के ऊपर, पिछले 3 दिन से बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है राहुल गांधी और देवेंद्र फडणवीस और ईसीआई के बीच में। राहुल गांधी का सीधा सीधा आरोप है कि आप लोग साइंटिफिक रिगिंग कर रहे हैं और आप इतनी स्मार्टली रिगिंग करते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता है। इलेक्शंस आप इतनी जबरदस्त जीत जाते, लोगों को लगता है सच में लोगों ने आप लोगों को वोट दे दिया। और वो पूरे
सिलसिलेवार वो भी दे रहे हैं पॉइंट्स कि उनको क्यों लगता है कहां कहां रिगिंग हुई है। जवाब देवेंद्र फडणवीस ने भी बहुत करारा दिया है, लेकिन आप पता है ये परसेप्शन का खेल है राजनीति सर। लोगों को सच में लगता है कि आपने रिगिंग करी हुई है? लोगों को नहीं लगता है, राहुल गांधी जी को लगता है। देखो, महाराष्ट्र के चुनाव काफी दिनों से हो चुका है। कर्नाटक में रिगिंग हुई थी क्या? अब वो तो आप राहुल गांधी से पूछो। उन्हीं दिनों में झारखंड पे हाँ। चुनाव हुए, झारखंड में रिगिंग हुई थी। अब आप हर जगह रिगिंग तो नहीं करेंगे ना। हमने बंगाल में चुनाव हारा पिछले बार, बंगाल में रिगिंग हुई थी। हमने लोकसभा में एक जगह पे अटके, तब हम रिगिंग करवा पाए थे क्या? देखो, राहुल गांधी की फिलोसफी, तरीके और उनकी व्यक्तित्व को देश ने अस्वीकार अभी तक किया है। अभी तक इसकी कुंठा, उनकी फ्रस्ट्रेशन उनके मन में रोज बरोज बढ़ते जा रहा है। कभी बच्चा ने बहुत जोर से लोगों को, उसको माँ ने बहुत जोर से डांटा होगा, थप्पड़ मारा होगा। अब मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, मारा होगा। अचानक रात को उसको नींद खुल जाती है, अरे अरे माँ ने मेरे को मारा, मैं रोना शुरू करूंगा। ये इसी बात है। राहुल गांधी जी एक नादान, अज्ञान बच्चा है। उनको भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं है। जो 7 साल के होने वाले हैं ये नादान बच्चे। अभी तो नादानी तो किसी भी उम्र में आ सकता है ना। किसी की अज्ञानता खतरनाक कब होता है मेघा जी? जब अज्ञानी दंभ में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है। कुछ सामंतवादी परिवार के लोग अज्ञान भी होते हैं और सामंतवाद की औरा उनके मन में रहता है। अरे हम ही है, हम है, हमारी खानदान है, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दादी, मेरे बड़े दादाजी और हम ही है। यह दंभ जिस घर में रहता है, जब उनको लोगों ने बार बार आईना दिखाते हैं, तब उनके मन में इस प्रकार की दिवालियापन दिखती है, बैंक्रप्सी दिखती है। Okay, all right, Mr. Pradhan, on that note, ये इंटरैक्शन हम खत्म करते हैं, बट आपका धन्यवाद एक बार और। आपने बहुत एंटरटेन किया है यहाँ के ऑडियंस को और हमारे सारे सवाल लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you so much, Megha. Thank you so much, Sri Pradhan. Sir, I would just request you to kindly stay on the stage because we'll just take a moment to honor people and organizations who have excelled in the field of education. The first honor of leaders in public sector education is being given to Adamas University. I would request Professor Dr. Samit Ray, Chancellor of Adamas University and Chairman Rice Group, to please come on stage and receive the honor. I would also request Honorable Minister for Education of the National Capital Region, Delhi, Mr. Ashish Sood, to also join us on the stage. The honor for pioneers in future-ready learning is being given to Supreme Knowledge Foundation. May I request Dr. Soumya Guha Malik, Director and Vice Chancellor, and Mrs. Devashri Guha Malik, Vice President, Supreme Knowledge Foundation, to kindly come on stage and receive the honor. The honor for leadership in practice-driven technical education is being given to BC Roy Engineering College. May I please request Professor Dr. Saikat Moitra, Chief Advisor, Dr. BC Roy Society and former Vice Chancellor, Makot, West Bengal, to kindly come on stage and receive the honor. The honor for Emerging Educator of the Digital Bharat is being given to Digraj Singh Rajput, co-founder and CEO of Nextstoppers. Mr. Rajput is the most loved online educator who is also a rising star in Indian education.
The honor for leadership in transformative university learning is being given to Sister Nivedita University. May I please call upon Mr. Supratim Sen, Pro Vice Chancellor, Sister Nivedita University, to kindly come on stage to receive the honor. The honor for impact in academic diversity and employability is being given to JIS University. May I please call upon Dr. Neeraj Saxena, Pro Chancellor of JIS University, to kindly come on stage to receive the honor. The honor for excellence in global hospitality education is being given to International Institute of Hotel Management. May I please request Sonia Arya, Program Leader, IIHM North India, and Ms. Sunita Sharma, Head of Placements and Training, IIHM North India, to kindly come on stage. And lastly, the honor of excellence in integrated architecture and engineering education is being given to Om Dayal Group of Institutions. May I please request Mr. Sagar Agarwal, Governing Body Member, Om Dayal Educational and Research Society, to kindly come on stage to receive the honor. And in the end, thank you very much, Sri Dharmendra Pradhan ji, for taking out your precious time to be part of our conclave. Just 1 second, I would just request Mr. Tushar Banerjee, Vice President, ABP Digital Content Strategy, who has an experience of in content production and digital products management of over 12 years. He's an integral part of the ABP family. And Mr. Uman Thomas, National Head at Sales ABP, to kindly come on stage and felicitate the Minister. Thank you very much, sir. Thank you so much for being part of the conclave. Ladies and gentlemen, as we see off the Honorable Minister, requesting all of you to kindly take your space, we will be starting the next session soon.
are going to be starting the next session in just a couple of minutes. Requesting you all to kindly take your seats.